हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एंड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की पहली यूनिट की वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बेस है मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एंड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसी सब्जेक्ट के द्वारा अगला जो सब्जेक्ट आएगा आपके पास, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, उसमें भी इसका यूज़ होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक सब्जेक्ट आता है जिसमें जिसे कहते हैं मशीन डिज़ाइन। तो वो बेसिकली सब्जेक्ट क्या है, वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये सब्जेक्ट अपने आप में इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो एक सब्जेक्ट आपके यहाँ पर है स्ट्रक्चर एनालिसिस, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी, डिज़ाइन ऑफ स्टील। इन सभी सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भरपूर उपयोग है। इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट केवल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए चलता है, थर्ड सेमेस्टर में, और मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में चलेगा। तो शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, और सबसे पहले समझते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द रिजिड बॉडी, कि बाहरी फोर्सों का किसी रिजिड बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी लेते हैं हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो यदि आप अपने इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो फोर्सेस और बॉडी, यदि हमें इसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाए या इसके पूरे बारे में जो भी जानकारी चाहिए हम उसे समझ लें, तो हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले समझते हैं बॉडी के बारे में, और सबसे पहले ये देखते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी की डेफिनेशन, कि रिजिड बॉडी का मतलब है व्हेन forces are applied, then no deformation in the shape of body, कि यदि किसी बॉडी पर फोर्सेस अप्लाई किए जाएं तो उसकी शेप में कोई परिवर्तन ना आए, तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। तो सपोज ये कोई बॉडी है जिसके ऊपर आपने नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई करी और इसकी शेप में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इसे हमने क्या कह दिया कि ये एक रिजिड बॉडी है। तो यहां पर यदि हम ध्यान से समझें तो इसकी एक डेफिनेशन और बन सकती है कि यदि रिजिड बॉडी के कोई भी दो एलिमेंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं जिनके बीच की दूरी x है, तो यदि ये दूरी कांस्टेंट रहेगी तो इसकी एक डेफिनेशन और बन सकती है कि व्हेन डिस्टेंस between any two particles of the body remains constant on the application of force, तो x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, कि यदि किसी बॉडी पर फोर्सेस को अप्लाई किया गया और उसके किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहती है, देन ऑल्सो वी कैन से दैट दिस बॉडी इज रिजिड बॉडी। तो ये तो हमने रिजिड बॉडी की डेफिनेशन देखी और उसके बारे में जानकारी ली। अब बॉडी के बारे में ये जानकारी लेते हैं कि बॉडी की
कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं और उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन सी ब्रांचेस मैकेनिक्स की नई हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो बॉडी की दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो एट रेस्ट होगी बॉडी या इन मोशन होगी। यदि रेस्ट में होगी तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक्स, और मोशन में होगी तो उसे कहते हैं डायनामिक्स। तो यदि हम अपनी डेफिनेशन बनाना चाहें स्टैटिक्स की और डायनामिक्स की, तो कह सकते हैं द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द रिजिड बॉडी व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट is called as statics, and when body is in motion is called as dynamics. Dynamics is further divided into two parts. One is kinetics and other is kinematics. Kinetics, when the cause of motion is known to us, and when it is not known to us, कि यदि यहाँ ये तो पता है कि क्योंकि ये डायनामिक्स की ब्रांचेस है कि ये मोशन में तो है ही, लेकिन यदि हमें उसके मोशन में होने का कारण पता है तो हम उसे कहते हैं काइनेटिक्स, और यदि मोशन में होने का कारण नहीं पता तो उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स। जैसे जब हम काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स का कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मैं दोबारा से समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यदि किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा है ए बॉडी इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, देन इट कम्स अंडर काइनेमेटिक्स, कि बॉडी मूव कर रही है 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किस कारण से स्पीड, मतलब वो मोशन में किस कारण से आई। और यदि इसी की जगह पर हम दूसरा क्वेश्चन कोई देखें कि ए फोर्स इज अप्लाइड, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द बॉडी इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया और उसकी वजह से वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो इसमें कॉज ऑफ मोशन भी पता है हमें। जिसमें कॉज ऑफ मोशन पता होता है वो होती है काइनेटिक्स, एंड जिसमें कॉज ऑफ मोशन नहीं पता होता वो होती है काइनेमेटिक्स। अब हमने बॉडी, रिजिड बॉडी के बारे में जानकारी ली और बॉडी की डिफरेंट कंडीशंस के बारे में जानकारी लेकर के ये देखा कि कौन कौन सी ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स में क्या क्या होता है, क्या क्या स्टडी करना पड़ता है। अब हम दूसरा देखते हैं, फोर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। व्हाट इज बेसिकली फोर्स? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है या एक्सटर्नल पुश और पुल है जो कि किसी वस्तु को की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या उसको परिवर्तन करने की कोशिश करता है। मतलब, तो इसकी डेफिनेशन मैं यहां लिख रहा हूं, नोट करिएंगे। इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट, ब्रैकेट में लिखा होगा पुश या पुल, कि हम किसी भी एक्सटर्नल तरीके से या तो किसी को पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट, पुश या पुल, which can change or try to change the position of body, जो किसी वस्तु की अवस्था को चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है, ऐसा पुश या पुल टाइप का एजेंट।
अब बेसिकली फोर्स जो होते हैं, जो हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ने हैं, वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ने हैं वो दो प्रकार की कैटेगरी में इनको बांटा गया। नंबर 1 अप्लाइड फोर्सेस। इन्हें हमेशा एक्सटर्नली अप्लाइड किया जाता है, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे। एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस। और दूसरे होते हैं नॉन अप्लाइड फोर्सेस। ये वो फोर्सेस होते हैं जो अप्लाई नहीं करने पड़ते, ये अपने आप डेवलप हो जाते हैं, जिसमें दो फोर्सेस को कंसिडर किया गया है। नंबर 1 सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी एंड नंबर 2 reaction from surface। इसे हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही डेवलप होती है। तो अब इन दोनों को ध्यान से समझने के लिए कुछ डायग्राम्स के द्वारा समझते हैं हम, और इनके बिना मैकेनिक्स को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेल्फ वेट। ऑलवेज vertically downward। ऑलवेज डाउनवर्ड और ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड दोनों में अंतर है। डाउनवर्ड तो आप नीचे की तरफ किसी भी एंगल पर लगा सकते हैं, लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर। तो जो वेट है बॉडी का वो हमेशा हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर ही काम करेगा। जैसे यदि ये कोई सरफेस है और ये कोई बॉडी रखी है, तो इसका वेट इस सरफेस के परपेंडिकुलर काम करेगा, ये हॉरिजॉन्टल ही है तो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर काम करेगा। लेकिन इसे और ध्यान से समझने के लिए कि सपोज आपकी ये बॉडी जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पर है, तो भी इसका वेट हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री पर ही काम करेगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें सबसे पहले आपको ये याद करना है और इसको लगाना है, क्योंकि आगे चल के जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाएंगे, तो वहां पर इन दोनों फोर्सेस को सबसे पहले आपको मार्क करना है। सेकंड है आपका रिएक्शन, जिसे मैंने नॉर्मल रिएक्शन भी कहा है। ऑलवेज ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड टुवर्ड्स द बॉडी। मतलब ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी कि बॉडी जिस सरफेस के कांटेक्ट में होगी उस सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी।
और उसकी डायरेक्शन मतलब इस रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा बॉडी की तरफ होगी। तो यदि यहीं पर देखें तो ऊपर वाले डायग्राम में ही हम कि ये आपकी सरफेस है और सरफेस के परपेंडिकुलर वेट काम करता है, तो जो रिएक्शन है वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ काम करेगी। तो सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी की तरफ उसकी डायरेक्शन हमेशा बॉडी की तरफ होगी। यहां पर जो ये बॉडी है वो इस वाले सरफेस के कांटेक्ट में है, तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो रिएक्शन आपकी सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी की तरफ यहां पर ऐसे काम करेगी। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसी डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना करके दिखा रहा हूं और जो चीज सिखाने जा रहा हूं उसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आपको इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। ये आपका वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही है, ये एंगल थीटा है। तो हमें आगे चल के इस एंगल की जरूरत पड़ेगी कि एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट ऑफ द बॉडी। ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 है। तो अब ध्यान से समझिए कि एंगल ये वाला एंगल थीटा ही आएगा, लेकिन कैसे आया वो एक बार बता रहा हूं। आगे चल के मैं क्वेश्चंस जब आएंगे तो उसमें बार बार ये पूरा नहीं समझाऊंगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि नॉर्मल रिएक्शन और वेट के बीच में उतना ही एंगल होता है जितना इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होता है। बस इतनी बात याद दिलाऊंगा मैं। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये एंगल 90 है स्टूडेंट्स, तो ये वाला एंगल थीटा ही बचेगा, क्योंकि इस बार किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये ऑटोमेटिकली थीटा बचा। तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको आगे चल के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो फिर से बस दो चीजें रिवीजन कर लेते हैं। फोर्स क्या है? बेसिकली एक्सटर्नल एजेंट जो किसी बॉडी की स्थिति को परिवर्तित करने की कोशिश करता है या उसको चेंज कर देता है। और किस प्रकार का होता है? पुश या पुल टाइप का। दो तरीके के फोर्स होते हैं क्लासिफाई करें तो। अप्लाइड फोर्सेस जो बाहर से लगाए जाते हैं, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे। और दूसरे होते हैं नॉन अप्लाइड फोर्सेस, ये अपने आप लग जाते हैं, जिनमें हम केवल दो फोर्सेस को कंसिडर कर रहे हैं। नंबर 1 सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी एंड नंबर 2 रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस, जो आपने दोनों भी समझ ली है। आगे बढ़ते हैं। आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की डेफिनेशन से देख ली, बॉडी की अवस्थाएं देख ली कि रेस्ट में होगी तो कौन सी ब्रांच की स्टडी करते हैं और मोशन में होगी, और उसके भी टाइप समझ लिए कि काइनेमेटिक में क्या होता है, काइनेटिक में क्या होता है। फिर हमने फोर्स के बारे में जानकारी ली कि फोर्स क्या होता है। अब हम कि ये जो फोर्स है ये कितने प्रकार के सिस्टम बना सकता है। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तो नंबर 1 कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि व्हेन ऑल द फोर्सेस आर मीटिंग एट ए सिंगल पॉइंट, व्हेन all the forces are passing through a single point। जैसे ये आपका कोई प्लेन है,
एक्स वाई प्लेन है सपोज ये, तो जितने भी फोर्सेस हैं वो सब एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, ये एक ही पॉइंट से पास होते हैं, F1 F2 F3 F4। तो इसे हम कहते हैं कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। एक फोर्स यहां पे से भी लगा सकते हैं, F5 F6। दूसरा सिस्टम होता है कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले ये समझाता हूं कि प्लेन्स कौन कौन से होते हैं, फेसेस कौन कौन सी होती हैं। तो यदि आप एक 3 डायमेंशनल बॉडी बनाएं, और इसमें ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, और इसमें हमने यदि नेमिंग कर दी ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। तो देखिए इसमें जो प्लेन्स हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, 3 प्लेन बनेंगे। तो यदि आप ध्यान से देखें तो ए बी सी डी और ई एफ जी एच, ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। और इस एक्स वाई के प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है, तो इसे हम जेड फेस भी कह सकते हैं। ऐसे ही यदि आप बी एफ जी सी और ई एच डी ए एच डी बी एफ जी सी एच डी, ये दोनों एक दूसरे के प्लेन है और वाई जेड प्लेन में है। तो कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन। तो कौन सा फेस हो गया, एक्स फेस। और स्टूडेंट्स लास्ट जो है आपका ए बी एफ ई एंड डी सी जी एच, ये आपका एक दूसरे के पैरेलल है और ये एक्स जेड प्लेन में है। तो एक्स जेड प्लेन या इसे हम वाई फेस कहते हैं। तो ये केवल समझाने के लिए था। तो कोप्लेनर का मतलब कि सारे के सारे फोर्सेस एक ही सिंगल प्लेन में हो। तो ऑल द फोर्सेस आर इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब है कि सारे एक ही प्लेन में, या तो एक्स वाई में या वाई जेड में या जेड एक्स में। तो डायग्राम के अनुसार यदि हम सारे फोर्सेस हमारे सपोज एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही पॉइंट से पास हो, क्योंकि कोप्लेनर का मतलब ये नहीं कि वो कॉन्करेंट है। कोप्लेनर का मतलब है कि सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में है। तो F1 F2 F3 F4 F5 ऑल आर इन एक्स वाई प्लेन। तो ये हो गया हमारा कोप्लेनर।
नंबर 3, पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि ऑल फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर। सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन पैरेलल सिस्टम में दो तरीके के सिस्टम बन सकते हैं। कौन कौन से? लाइक पैरेलल सिस्टम एंड अनलाइक पैरेलल सिस्टम। लाइक पैरेलल सिस्टम का मतलब क्या है कि सारे फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, पर उनकी डायरेक्शन भी सेम है। और अनलाइक में डायरेक्शन सेम नहीं है। पैरेलल तो वो भी हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। तो ये 3 सिस्टम हमारे बेसिक सिस्टम माने जाते हैं फोर्सेस के। कौन कौन से? कॉन्करेंट, कोप्लेनर एंड पैरेलल। अब इनके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, और उन कॉम्बिनेशंस में हमारे सिलेबस में जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है वो है कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब सब फोर्सेस एक ही प्लेन में है और वो सारे के सारे एक ही पॉइंट से पास होते हैं। तो सपोज ये कॉन्करेंट पॉइंट हमने ये मान लिया, तो सारे के सारे फोर्सेस एक्स वाई प्लेन में, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, और सारे के सारे एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम की हमें एनालिसिस करनी है, और ये हमारे सिलेबस में पहला सिस्टम है। एक सिस्टम और हमारे सिलेबस में है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो जब वो आएगा तब हम उसकी जानकारी आपको देंगे। अभी फिलहाल इसी सिस्टम को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि सबसे पहला सिस्टम हमारे सिलेबस में है कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो ऐसे सिस्टम की जानकारी करने के लिए कि हर सिस्टम की एनालिसिस करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, ऐसे ही इस सिस्टम की एनालिसिस करने के लिए भी अलग अलग तरीके होंगे। तो उनके लिए अलग अलग नियमों की जरूरत पड़ेगी, और उनमें शुरुआत के नियम से यदि हम शुरुआत करें तो सबसे पहले न्यूटन के तीनों नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो आप सब लोग पढ़ भी चुके होंगे 9th क्लास में, 10th क्लास में। तो उनको आप दोबारा से रिवाइज करिएगा, लेकिन एक बार रिवीजन में ले आते हैं कि कोई भी वस्तु अपनी उसी अवस्था में जब तक रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये तो न्यूटन का पहला नियम था। दूसरा नियम, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस नियम में, इसकी डेफिनेशन सुनिए कि फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कुछ बच्चे जो सेकंड लॉ को मानते हैं कि F बराबर ma के अकॉर्डिंगली उसकी डेफिनेशन सुना देते हैं कि फोर्स applied on the body is product of mass and acceleration, but it is not the second law, it is the result of the second law. F is directly proportional to the rate of change of momentum, and the third law is for every action there is equal and opposite reaction. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है कि जब दो मासेस होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस r होती है, तो फोर्स अप्लाइड बिटवीन देम इज force developed between them is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. हम इन चारों को ना करके हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले नियम से, क्योंकि ये चारों नियम आप पहले पढ़ भी चुके हैं, आप सबको याद पता भी होगा। तो सबसे पहला नियम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ ट्राइंगल।
क्या कहता है कि व्हेन टू फोर्सेस are applied on the two sides of the triangle, लेकिन इसके ब्रैकेट में एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है जिसे मैं मेंशन कर रहा हूं, इन द सेम ऑर्डर। अभी इसका मीनिंग समझेंगे। When two forces are applied on the two sides of the triangle in the same order, then third side represents the resultant of two forces, but in the opposite order। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? सपोज ये आपका एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की दो साइड्स पर आपने फोर्स अप्लाई कर दिए F1 F2 इन द सेम ऑर्डर। इन द सेम ऑर्डर का मतलब है कि ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, मतलब इनको यदि घुमाया जाए तो या तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे या ये क्लॉकवाइज घूमे, तो इन द सेम ऑर्डर। देन थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तीसरी साइड रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। मतलब यदि ये दोनों ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज इसका रिजल्टेंट काम करेगा। यदि इसको दूसरे ट्रायंगल से देखते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि सपोज हमने ये F1 और ये F2 ऐसे लगा दिए, तो ये कैसे घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज। देन थर्ड साइड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस बट इन द अपोजिट ऑर्डर। तो ये आपका पहला नियम जो कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम के लिए काम करेगा। नेक्स्ट लॉ ऑफ ट्रायंगल की बात कर, कि ये 3 के लिए है, और ये है आपका लॉ ऑफ पॉलीगन। मतलब पॉलीगन मतलब नंबर ऑफ, कितनी भी साइड्स हो सकती हैं। तो सपोज ये आपका कोई पॉलीगन है जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स है। सपोज ये यहां पर आ गया, तो इसकी ये बेसिकली लॉ ऑफ ट्रायंगल का बड़ा भाई है। जहां जहां पर 2 था वहां पर सेवरल आ जाएगा। कैसे? कि व्हेन सेवरल फोर्सेस आर acting on the several sides of polygon, साथ में क्या आएगा? in the same order, in the same order। देन वहां पर थर्ड साइड था, लेकिन यहां पर आएगा देन क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ पॉलीगन बट इन द opposite order।
सेम चीज है बिल्कुल। यदि पॉलीगन को देखते हैं और इस पे नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई कर दिया आपने, F1, F2, F3, F4, F5, F6, कितने भी, F7. When several forces are acting on the several sides of the polygon in the same order, then closing side represent the resultant of the polygon but in the opposite order. कैसे? इसी, ये जो लॉ ऑफ ट्राइंगल है इसी के द्वारा आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए, यदि आप इसको यहां मिला दें तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, और अकॉर्डिंग टू दिस इसका रिजल्टेंट मान लीजिए ये आपका R1 आ गया। अब इन दोनों को भूल जाइए क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये खुद है। तो अब इसको आपने यहां पर ऐसे मिला दिया, R1 का और F3 का इसके अकॉर्डिंगली रिजल्टेंट आ गया R2। ऐसे ही आप इसको मिला देंगे R3, ऐसे ही इसको मिला देंगे R4, R5, और फाइनली ये आपका R6 आ जाएगा। तो आपका ये रिजल्टेंट बन जाएगा। बट अपोजिट ऑर्डर, ये ऐसे घूम रहे थे तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो दो नियम आपने आज कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम जो आपके सिलेबस में सबसे पहले चैप्टर के रूप में है, उसके लिए लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ पॉलीगन। तीसरा ये जितने भी लॉ आपको बताए जा रहे हैं इनमें ये लॉ दो दो नंबर की डेफिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं, और इनका उपयोग आगे चल के न्यूमेरिकल्स में भी आपको काफी आएगा। तीसरा नियम है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। सपोज ये आपका कोई भी बॉडी है, यदि ये नियम ना होता तो मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि ये नियम क्या कहता है कि we can shift the force, we can shift the force anywhere on the line of action of the force. But without changing the magnitude and direction of the force, हम फोर्स को उसकी क्रिया रेखा पर कहीं पर भी स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन उसको उसकी डायरेक्शन को और उसके मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए। यदि इसका मैग्नीट्यूड f है तो f ही रहना चाहिए, इसकी डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन ये ही रहनी चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि ये जो डेफिनेशन है या ये जो नियम है ये लगभग हर बार पूछा जाता है, चाहे 2 नंबर में चाहे किसी के साथ क्लब करके
10 नंबर में 2 नंबर का ये और 8 नंबर का डेरिवेशन। लेकिन एक बार ये कुछ इस प्रकार से भी पूछा गया कि राइट डाउन द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी विद इट्स लिमिटेशंस। तो थोड़ा सा जब हम इंजीनियरिंग जैसी बड़ी डिग्री कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा बहुत अपने सेंस को यूज करना पड़ता है, और वो सेंस यहीं से ही यूज हो जाता है। किसी भी चीज की लिमिटेशंस वो होती हैं जहां पर भी बट लग जाए, क्योंकि बट लगना ही तो लिमिटेशंस है। यदि इस डेफिनेशन को आप ध्यान से देखें तो इसकी लिमिटेशन भी इसी के अंदर ही है। वी कैन शिफ्ट द फोर्स एनीवेयर ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है जी, यहां तक कोई बट नहीं है। लेकिन बट विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, चेंजिंग द मैग्नीट्यूड। तो पहली लिमिटेशन, वी कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड, and second, we cannot change the direction of the force. तो यदि इन दो लाइनों को आप लिख करके आ जाते इसी डेफिनेशन से, जो भी बच्चों के पास ये आया था, तो सब कुछ डेफिनेशन में ही है। लेकिन हमें ध्यान देना है, क्योंकि अब हम एक टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं, तो हमें अपने सेंस को भी थोड़ा इंक्रीज करना है और वहां से हमें चीजों को निकालना है। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हमने 3 लॉ पढ़े आज, लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पॉलीगन एंड लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। नेक्स्ट, आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ ए फोर्स। बेसिकली स्पेसिफिकेशन है क्या, पहले इसे समझने की जरूरत है। यदि मैं आपसे बात करूं एक स्केल के बारे में, और मैं आपसे कहूं कि एक स्केल परचेज करना है, तो हाउ डू यू परचेज ए स्केल। आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप कहते हैं मुझे एक स्केल दे दीजिए, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू परचेज ए स्केल by an engineer or by any person who is literate। कैसे? तो हमें क्या कहना चाहिए कि हमें अपने प्रोडक्ट को जो हमें चाहिए उसके बारे में सारी चीजें एक बार में कह देनी चाहिए कि मुझे एक साइंटिफिक स्केल स्टील का, जिसकी लंबाई 6 इंच होनी चाहिए या 12 इंच होनी चाहिए और जिसकी कॉस्ट लगभग इतनी होनी चाहिए, ऐसा स्केल मुझे चाहिए। तो आपने सारी चीजें अपने प्रोडक्ट के बारे में एक बार में ही बता दी, और वो गए, उन्होंने आपके अकॉर्डिंगली जो भी चीज उनके पास थी वो आपको ला करके दे दिया। ऐसे ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोर्स को लगाने से पहले मुझे उसके बारे में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, वो सारे स्पेसिफिकेशन कौन कौन से होते हैं उन्हें समझ लीजिए, क्योंकि आगे चल के अब हमें फोर्स के साथ ही सारी चीजों को आगे बढ़ाना है। नंबर 1, मैग्नीट्यूड। नंबर 2, डायरेक्शन, ये सबको पता है। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एंड नंबर 4, लाइन ऑफ एक्शन, जो अभी आपने लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में की डेफिनेशन में भी देखी। यदि इनमें से किसी भी एक चीज का नहीं पता तो आप किसी भी फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए कैसे।
ये दो बीम है हमारे पास जिसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया है और इन सारी चीजों को इसके द्वारा हम समझेंगे। ये हमारा ए है, बल्कि स्मॉल ए है, और ये स्मॉल बी है। फिगर स्मॉल ए एंड फिगर स्मॉल बी, समझिए ये फिगर ए है और ये फिगर बी है। तो यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों में ही 100 न्यूटन है। डायरेक्शन दोनों में ही डाउनवर्ड है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दोनों में सी है। इसे आप चाहे 2 मीटर फ्रॉम ए लिख दीजिए या 3 मीटर फ्रॉम बी लिख दीजिए। जरूरी है, आपने पॉइंट सी लिख दिया केवल, लेकिन सी की जब तक पोजीशन को आप डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम उसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा भी लाइन ऑफ एक्शन। अब यदि आप इसे देखें तो ए के लिए मैं लिखूंगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ए सी डब्ल्यू का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विद बीम। बीम के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री पर ये काम कर रहा है। लेकिन यदि इसको मैं कहूं तो 30 डिग्री क्लॉकवाइज विद बीम। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि 4 चीजें इंपॉर्टेंट है किसी भी फोर्स के लिए। उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जरूर पता होना चाहिए कि कहां पर है वो, और चौथा उसकी लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मुझे उम्मीद है दोनों डायग्राम से आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस हैं जिनके द्वारा आप बिना इनके आप किसी भी फोर्स को उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो इसकी अगली वीडियो आएगी वो आपको तभी उसका नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे। और इसका भरपूर यूज करके अपने इस सेमेस्टर की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की तैयारी बढ़िया से शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।